नमस्कार दोस्तों, हेलो शीर्षक में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और आज के इस विशेष कार्यक्रम में एक खास मेहमान से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री सुशीला शर्मा। सुशीला जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। महिला दिवस आज है। महिला दिवस पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा के नाते आप प्रदेश की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश इस महिला दिवस पर आप दे रही हैं, भेज रही हैं? मेरे प्रदेश की महिला पहले भी बहुत सशक्त है और वो अपनी सशक्त होने का जो प्रमाण है वो आगे भी आपको देंगी। आप चाहे कृष्णा पुनिया को ले लीजिए, आप ममता शर्मा को ले लीजिए, आप हमारी किसी भी महिला को ले लीजिए जिन्होंने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों के यहाँ धाक जमाई है। हम आपके सीरियल्स में दादी अम्मा को नहीं भूल सकते हैं जी। वो भी एक महिला है, सशक्त किरदार उन्होंने निभाया है और बहुत जीवंतता के साथ एक ऐसी चीज को लोगों के सामने वो लेके आई जिसके बारे में एक भ्रांति थी और उसको आज उन्होंने अपने कार्यों से दूर करने का भी प्रयास किया है। बहुत अच्छा आपने कहा कि हरियाणा की महिला जो है उसको किसी मायने में कम या कमजोर जो है उसको न समझा जा सकता है, न कहा जा सकता है, वो सशक्त है। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो पता नहीं मेरी महिला ने कब कार या गाड़ी चलाई होगी, लेकिन हरियाणा की मेरी महिलाएं आम तौर पे आपको ऊंट के साथ गाड़ी चलाती हुई या बैल के साथ गाड़ी चलाती हुई हर जगह नजर आ जाएगी। और ये उसका आज का कार्य नहीं है, वो ये सब करने में बरसों से निपुण है। हरियाणा की महिला ड्राइविंग सीट पर वो आज नहीं बैठी, बरसों से है, ये आपका कहना? बिल्कुल। महिला वाकई ही न केवल इस हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर वो ड्राइविंग सीट पे ही है। वो अपने परिवार में भी ड्राइविंग सीट पे ही है क्योंकि पति कमा के जरूर लेके आता है, लेकिन उसके बाद उसको कैसे चलाना है और कौन से रास्ते के रूप में उसको सही ढंग से खर्च करना है वो महिला ही तो देखती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। जो ये आयोग है इसकी भूमिका क्या है वास्तव में? इसका जो गठन किया गया, इसकी जो संकल्पना की गई, उसके पीछे क्या विचार है, क्या चिंतन है? देखिए, जब भी हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए आगे आते हैं तो बहुत सी उसके बीच में अड़चने भी आ जाती हैं जी। हम जब अपने खुले वातावरण की बात करते हैं तो उस खुले वातावरण से कुछ कीट पतंगे भी, वायरस भी हमारे यहाँ आ जाते हैं और इसी तरह की अपसंस्कृति का वायरस भी हमारे यहाँ आया है जिसने हमारे न केवल बच्चों को बल्कि नौजवानों को भी अपनी जकड़ में लिया है। आज हमें इन सब चीजों पे ही बहुत गहराई से सोचना है और शायद इसीलिए महिला आयोग की स्थापना भी की गई कि हम बहुत गहराई से उन स्थानों पे जाएं, देखें, समझें और उसके कौन से ऐसे परिणाम जो हम निकाल सकते हैं जो उनको दूर कर सकें, उसके बारे में सुझाव ले सकें और लोगों को दे सकें और अपनी सरकार तक को भी दे सकें जो कि उनको लागू कर सके। आयोग जहां से चला था और आज जहां खड़ा है उसकी जो जीवन यात्रा है उस पर भी आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए अगर प्रकाश डाल दें। आयोग का जब गठन हुआ तो नोटिफिकेशन पे ही था, लेकिन आज ये हमारी सरकार की ही मैं देन कहूंगी कि उन्होंने बहुत सशक्तता के साथ एक्ट बनाया है और पूरी ताकत के साथ आयोग का गठन किया है। आज आयोग को पहले समन की हमारे यहाँ प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन आज बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो हम प्रयुक्त कर सकते हैं। हम समनिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग पहले भी होती थी और उसके बाद अपना जो विचार है वो हम अपने जो जजेस हैं उनके सामने तक, कानून के सामने तक भी दे सकते हैं और उस पर विचार किया जाएगा जी। तो अभी हाल जो भूमिका है, मोटे तौर पर अगर एक आम श्रोता को, जो श्रोताओं में भी खास तौर पर जो महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं जी, उनको अगर हमको बताना हो उनकी बोली में, उनकी भाषा में, आयोग उनके लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि महिलाएं खुद में इतनी सशक्त हों कि उनको किसी आयोग की जरूरत न पड़े जी। और यदि जरूरत पड़ भी जाती है तो आयोग के हमारे नंबर हैं 0172-258-3639। ये फैक्स नंबर है जिसपे कि वो अपनी फैक्स के द्वारा अपनी समस्या को लिख के भेज सकती हैं या फिर वो फोन कर सकती हैं 0172-258-4039 पे और अपनी समस्या को बता सकती हैं। जिस तरह की भी समस्या होगी हम उसके ऊपर बैठ के विचार करेंगे और किस तरह से हम उसको सही ढंग से निपटारा कर सकते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे और उसका निपटारा जरूर करेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि जरूर करेंगे। दमदार हस्तक्षेप आयोग की तरफ से बिल्कुल, हम दमदार हस्तक्षेप ही करना चाहते हैं जी। और पहले भी हम करते रहे हैं।
हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी कि हमारे यहाँ पुलिस बल की कमी हो रही है, हमारे यहाँ जो बहुत दूर दराज में महिला है वो हम तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जिला लेवल पे ही हमारे यहाँ हुई है, बाल संरक्षण अधिकारियों की हमारे यहाँ नियुक्ति हुई है, जेजेएस बोर्ड बना है, किशोर का गठन हुआ है, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए थाने खुले हैं, महिला हेल्पलाइन अब 1091 पे शुरू हो चुकी है, और उसके बाद हमारे यहाँ जहाँ महिला थाने है वहीं महिला पीसीआर भी हैं जो हर वक्त शहरों के अंदर जहाँ कॉलेजेस हैं, जहाँ आसपास हमें लगता है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हो सकते हैं जो कि महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो घूमती रहती हैं और वहाँ जिस भी तरह के वो वहाँ परिणाम को देखती हैं, वहाँ के वातावरण को देखती हैं, उसी तरह से अपना कार्य कर रही हैं। आमतौर पर जैसे महिला आयोग है और दूसरे ऐसे इदारे हैं जिनको समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए गठित किया जाता है, वहाँ पर अक्सर एक समस्या ये रहती है कि कानून में प्रावधान है, व्यवस्था है, आयोग का अस्तित्व है, परंतु उसका जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, रिस्पांस की जो प्रक्रिया है वो अक्सर धीमी रहती है। आमतौर पर इस तरह की शिकायतें रहती हैं। कितनी स्विफ्टली, किस गति के साथ आप किसी भी शिकायत का निपटारा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं? देखिए, हम सबसे पहली बात तो ये है कि काउंसलिंग करते हैं, जो पुलिस के पास गई हैं उसके बाद हमारे पास आती हैं या मीडिया से हमें मालूम होता है, हम इमीडिएट उस पर संज्ञान लेते हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे विद इन 15 डेज हम लोग ये कहते हैं कि जांच करके पूरी रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो फिर से रिमाइंडर भेजा जाता है और नहीं है तो मैं खुद वहां पहुंच जाती हूँ। इस तरह से हम लोग पूरी प्रक्रिया को चलाए रखते हैं। इस अवधि में जब से आपने आयोग की मुखिया का जो पद है वो संभाला है, और मैं इसको पद के बजाय इसको कहूंगा कि जिम्मेदारी आपने संभाली है, इस दौरान वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ समस्याएं आती हैं उनसे जुड़े मामलों में ऐसे कुछ मामले ध्यान में आते हैं जहां जो आरोपी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है जो उत्तरदायी है, जिस और आयोग ने वास्तव में उसकी ढंग से खिंचाई की हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स की हो, ऐसे कुछ मामले ध्यान में आते हैं? देखिए, हमसे पहले 1-2 केसेस चल रहे थे और जब वो महिलाएं हमसे मिली, चूंकि मामला अदालत में जा चुका था जी, तो लीगल हमारा अथॉरिटी जो सेल है वहाँ की मैं एक मेंबर भी हूँ, बीइंग चेयरपर्सन, तो वहाँ मिस्टर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वो भी उस दिन वहाँ उपस्थित थे। तो उनके सामने ही मैंने अपनी कुछ एक चीजें रखी कि वो महिलाएं जो दहेज के लिए होती हैं उनके लिए आप त्वरित कार्रवाई की बात करें ताकि उनको वो दहेज मिले जल्दी से जल्दी, और नहीं तो कम से कम उनका जब आपसी हो जाता है निपटारा तो माँ बाप उसको फिर से सेटल करने की सोच सके, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की बात की। और ऐसी जो भी हमारे यहाँ केसेस आए हैं जिनमें बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, वहाँ प्रभावशाली जो लोग रहे हैं, वहाँ यदि है तो उनके लिए भी हमने उनको कहा कि आप इसके लिए चाहे स्पेशल आप उसका गठन करें कोर्ट का, या जैसे आज कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उठी, इस सब इसके बाद ये हम पहले से ही इसके बारे में बात कर चुके थे और ये सब चीजें अब हुई हैं, तो मैं जानूंगी कि जल्दी से जल्दी इन सब चीजों का निपटारा होगा। और रही रेप की और इनकी बात, तो जब से 21 जिलों में हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, कई जगह तो ऐसी हुई कि 3 दिन के अंदर उसको इंसाफ मिला है, कई जगह 10 दिन के अंदर उनका जूरी का निपटारा हुआ है। तो देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं और उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं मंथन करते हैं तो जो उसमें से सार निकल के आता है उसका फायदा जरूर हमें होता है, ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं होता है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं समाज के किसी वर्ग विशेष को मजबूत बनाने के लिए, उसको सबल बनाने के लिए बनाई, परंतु अक्सर उस तबके को अपने अधिकारों, अपनी शक्तियों या उसके लिए जो कुछ सरकार ने योजनाएं बनाई उनका पता नहीं रहता, जागरूकता का अभाव रहता है। तो क्या आयोग का फोकस इस विषय पर भी रहा है कि हरियाणा की जो महिला है उसके लिए जो जो नियम में, कानून में, सरकार की योजनाओं में प्रावधान है उनकी जानकारी भी उस तक पहुंचे, इसके लिए भी कोई व्यवस्था आपने की है? बिल्कुल। इसके लिए हमारी जो आंगनबाड़ी की वर्कर्स हैं या हमारी CDPOs हैं, PROs हैं, उन लोगों की ड्यूटी लगी, क्योंकि पीछे हमने देखा कि हमारे यहाँ हमने पंचायती राज तो शुरू कर दिया, महिलाओं को हमने आरक्षण दे दिया, लेकिन वहाँ कुछ एक हमारी महिलाएं जो अनपढ़ थी वो वहाँ सरपंच की कुर्सी पे आई और उनकी जगह उनके दूसरे लोगों ने काम किया, उनके भतीजे, उनके बेटे काम कर रहे थे, उन्होंने काम किया। और जब उन चीजों की पोल खुली तो उस
जो संबंधित महिला थी उसके लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गए। पुलिस उनको पकड़ने आई, फिर पूरा गांव उठ के आना शुरू हो गया कि जो हमारी बेइज्जती और सम्मान की बात है। तो इस बात को मैंने लिया कि आप लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद ये देखें कि शिक्षित महिला है या नहीं है। ये गांव को सोचना है कि आप किसी दूसरे के हाथ की वो न बने, कलम न बने जी। और इसके लिए आज हमारे यहाँ संस्थाएं शुरू हुई हैं जो कि उनको भी वहाँ पढ़ा रही हैं, थोड़ा उनके कानून अधिकारों के बारे में बता रही हैं कि आपके सामने जो भी चीजें, आपके यहाँ एक पंच होते हुए, सरपंच होते हुए आपके अधिकार क्षेत्र में ये सब चीजें और आप इन्हें करवा सकती हैं, आप इनके बारे में जानिए। तो उनको भी वहाँ बौद्धिक रूप से भी जागरूक किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है। और हमारी जो लीगल अथॉरिटीज की जो बहनें हैं, वहाँ से हमारी वकील बहनें हैं, वो भी जगह जगह जा रही हैं, पंचायत में जा रही हैं। हमने उन बहनों की ड्यूटियां, वकीलों के बारे में भी लिख के दिया और वहाँ से आज हमारे थानों में भी उनकी ड्यूटियां लगी, क्योंकि हमारी बहनें जब थानों में जाती थी तो उनको पता ही नहीं होता था कि हमारे लिए कौन से इन्होंने धारा की लागू की है या करना चाहिए था या नहीं। तो आज हमारी बहनें वहाँ हैं, हमारी महिला वकील वहाँ हैं जो उन्हें वहाँ गाइड करती हैं। हमने बहुत सी ऐसी चीजें की कि पुलिस थानों में महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा, बच्चों को नहीं, और अब तो सरकार ने ये भी कर दिया है कि पुलिस थानों में बच्चों को और महिलाओं को तो बिठाया ही नहीं जाएगा, आप घरों में जाएंगे। कुछ एक ऐसी बातें हुई थी कि तफ्तीश करते हुए जब हमारे पुलिस के अधिकारी या जो भी हमारी महिला कर्मचारी हैं वो वर्दी में जाती हैं तो उनके सम्मानित घरों के अंदर न केवल जिसके साथ हुआ है वहाँ बल्कि उनके रिश्तेदारों के यहाँ, तो ये बात आई कि इससे हमारे पूरे परिवार की भी बदनामी साथ में होती है, जबकि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। तो बेटर इज कि आप उन्हें बिना वर्दी के वो आए सोशल ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो इस आशय के निर्देश इसके भी हमने डीजीपी साहब से बात की इसके बारे में भी, क्योंकि समाज की मर्यादाएं रखना भी हमारा काम है। समाज में हमें ये जिम्मेवारी दी गई है कि हम एक नारी को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए बात करें, तो हमें उसके सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा और हर स्तर पे उसके सम्मान को रखना होगा। आपने पंचायती राज और स्थानीय निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जो श्रेष्ठ काम भारत में हुआ, उसके एक कमजोर पक्ष की बात की। आयोग के अध्यक्षा के रूप में पूरे प्रदेश में आपका आना जाना होता है, कितनी तरक्की उस मोर्चे पर आप महसूस करते हैं? निजी बदलाव कितना आया है हाल ही के वर्षों में? इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि यमुनानगर की तरफ हमारी एक पूरी की पूरी पंचायत महिलाओं की है जी, जो यूनानिमसली चुन के आई हुई है, सर्वसम्मति से चुनी गई है जी। इसके मायने आज महिलाओं के अंदर लोगों ने अपना विश्वास जताया है जी। आज जहाँ भी हमारी महिला है, वो पंच है या सरपंच है, देखिए ये एरिया के ऊपर भी बात करता है। जैसे हमारी बोली कुछ किलोमीटर पे जाके बदल जाती है, इसी तरह हमारे रीति रिवाज और संस्कार भी बदल जाते हैं, उसमें बदलाव आता है। तो जो आपका राजस्थान के पास का एरिया है, जो रिमोट एरिया है, वहाँ तो महिलाएं फिर भी कहीं ना कहीं है, लेकिन बहुत हमारी जगह ऐसी हैं ज्यादातर जैसे पंजाब के साथ लगती हुई है, क्योंकि खुलापन है, आपके दिल्ली के साथ का लगता एरिया है, वहाँ का खुलापन है, तो वहाँ महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर करती हैं जी। ये जो दृश्य आप बता रहे हैं ना, राजस्थान पंजाब का अंतर सिरसा में तो देख ही पाते हैं। हमारा एक हिस्सा राजस्थान को छूता है, दूसरा पंजाब को, तो एक इलाके में निश्चित रूप से महिला अधिक उसकी प्रतिभागिता है। बिल्कुल। और ये एक बात मैं जरूर कहती हूँ, पीछे भी मैं गई तो मैंने पंचों और सरपंचों से भी यही बात की। मैंने कहा कि जब आपकी महिला पंच कहाँ है, बोले जी वो तो आती नहीं है, महिलाएं थोड़ी सी झिझकती हैं या वो चौपाल में नहीं आ सकती। तो मैंने कहा जब वो आपका खेत जोत सकती है आपके साथ लगे, आपके गलियों में आपके पशुओं की देखभाल कर सकती है, उनको पानी पिलाने जोड़ों पे ले जा सकती है, वो आपके साथ चौपाल पे बैठ के आपके साथ अपने अधिकारों के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में बात क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो ये सबसे बड़ी बात है जो हमें करनी होगी कि हम ये बात ना रखें कि जब उनके लिए एक सम्मान की बात आती है कि वो सरपंच की हैसियत से एक पंचों मेंबर की हैसियत से वहाँ बैठें, अपने व्यूज दें, अपने विचार दें, तो वहाँ एक महिला हो जाती हैं वो, और जब वो खेतों में काम करती हैं या तब वो महिला नहीं होती है, उस समय तो बस वो उनको, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है, वो काम कर रही हूँ। तो यदि आपने उनको अधिकार दिए हैं, आरक्षण के तहत दिए हैं चाहे, तो उनके कर्तव्यों को भी पूरा होने दें। ये मैं मेरे सभी भाइयों से भी ये निवेदन करती हूँ आज आपके माध्यम से कि यदि कहीं भी कोई महिला पंच, सरपंच या मेंबर है, जिला ब्लॉक में है, ब्लॉक समितियों में है, वो जहाँ भी है, उनको बाकायदा उन मीटिंगों में आना चाहिए, जहाँ भी आपके कार्य हो रहे हैं बड़े सुचारू रूप से उनमें भाग लेना चाहिए, और जो विचार उनके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जब वो एक घर को चला सकती हैं
बहुत सीमित आय में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा वो विचार दे दे कि उस सीमित आय में वो गांव की उन्नति का भी कोई मार्ग सुझा सके, तो उन महिलाओं के विचार जरूर उनको सुनने चाहिए। बातचीत की शुरुआत में आपने आयोग के नंबर का जिक्र किया था और बहुत सारी किस तरह की शिकायतें आयोग को की जा सकती है महिलाओं के द्वारा, आपने उसका जिक्र किया था। एक प्रश्न कौतूहलवश मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आमतौर पर किस तरह की शिकायतें अभी हाल अधिक संख्या में आती हैं? उससे एक अनुमान लगता है कि हरियाणा की महिला की चिंता इस समय क्या है। हमने जब से अपना पर्सनल नंबर भी एक खुला किया जी, तो आप मानेंगे रात को 12 बजे भी हमारे पास फोन आते रहे जी कि जी मेरी पिटाई हो रही है, आप मुझे छुड़ाइए। मेरे पड़ोसी ने मेरे पशुओं को पीटा है और मैंने मना किया, तो आप जी सुबह सुबह आँख खुल रही है, वो कह रहे हैं जी आप हमारी मदद कीजिए जी। तो मेरी जमीन साथ नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में शिकायतें आई हैं कि मुझे मेरा हक नहीं मिला है। महिला जागरूक है, बेटी को हक देने के महिला जागरूक है कि मैं विधवा हो गई हूँ फिर भी मेरा हक नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा हक चाहिए जी। मेरे साथ मार पिटाई हो रही है, उसके बारे में वो मुखर हुई है, वो उसी समय फोन करती है और बताती है। दहेज के मामले हैं, जो हमारे रेप केसेस हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हर तरह का मामला है वो हमारे पास आ रहा है। यदि पशु को भी खराब किया तो हमारे पास आता है कि जी मेरी भैंस के आज इन्होंने 2 डंडे मारे हैं और देखो आज ये सब हो गया। तो हालांकि कभी-कभी ऐसी शिकायतें जो हैं वो परेशान भी करती होंगी, परंतु ये तो इस बात का प्रमाण भी है कि महिला जाग उठी है और वो अपनी पीड़ा वो कहना उसने शुरू किया है। और आयोग के लिए ये पीठ थपथपाने की बात हो सकती है कि आपकी याद उसको आती है जब समस्या उसको। बिल्कुल। और इसके लिए मेरी महिला मुखर भी हुई है, वो सामने आके कहने भी लगी है। उसने यदि सम्मान से जीना सीखा है, वो किसी की इज्जत करती है तो वो चाहती है कि उसे भी इज्जत मिले, और जहाँ उसकी इज्जत तार होती है तो वो खुल के सामने भी आती है और द्रौपदी की तरह पुकार भी करती है कि अब मेरी रक्षा कीजिए जी। कार्यक्रम की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चलते 2 प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगा। हरियाणा की महिला सेहत के बारे में, वो पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, किसको क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, उसकी चिंता उसको सबसे ज्यादा सताती है अक्सर। लेकिन ये देखने में आया है कि वो इस सारी प्रक्रिया में उस त्याग और तप की मूर्ति की अपनी सेहत, उसकी उपेक्षा हो जाती है। आप क्या महसूस करती हैं? स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उसका निजी स्वास्थ्य, वो कितना बड़ा प्रश्न है आज की तारीख में हरियाणा की महिला के लिए? सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं महिला का, मैंने पीछे पढ़ा इस बात के बारे में कि कॉलेजेस के अंदर जब बच्चियों की खून की ब्लड की जांच की गई तो एनीमिक पाई गई। देखिए, कुछ तो उनके यहाँ प्राकृतिक रूप से है कि कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम होता है उनके। कई जगह ऐसा भी है कि आज हमारी लड़कियां थोड़ी सी अपनी सेहत के लिए जागरूक हो गई हैं, तो वो जीरो अपना करने के लिए फिटनेस के नाम पर अनफिट होने की गड़बड़ हो जाती है। वहाँ भी उनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। और रही मेरे गांव की बात, तो आज हमने अपने हाथ से ही अपने ऐसे कुछ साधन बना लिए हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड का अपने खेतों में इस्तेमाल शुरू किया है। जो वो दूध आ रहा है उसमें शुद्धता कहाँ है, आप बताइए। जो फल हम खा रहे हैं, जो सब्जी हम खा रहे हैं, उनमें शुद्धता कहाँ है। तो कितना उसमें हमें ताकत और कितनी सब चीजें मिल रही हैं वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आर्थिक रूप से भी हम जहाँ सुदृढ़ हुए हैं तो हमारी खान पान की शैली भी उसी हिसाब से और ज्यादा सुदृढ़ होती गई है। लेकिन वो शैली जो हमारी पारंपरिक थी, जो हमें ताकत देती थी, वो आज हमारे फास्ट फूड में तब्दील हो गई। उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू वो घट गई है। ये भी एक बड़ा कारण है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भूख से मर रहा है। मुझे लगता है खाके ज्यादा कमजोर हो गए हैं लोग, खाकर कुपोषित हैं। ये एक अंतिम प्रश्न, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में आप कई वर्षों से कार्यरत हैं। मैं एक सबसे बड़ी बात आपसे बीच में ही कहना चाहूंगी कि आज हरियाणा के अंदर मेरा जो युवा है और जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं वो नशे का शिकार हो रहा है। आज हमें इस पे बहुत बड़ा एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है, एक नजर रखने की जरूरत है। आज यदि हम अपने पुरुषों के अधिकार की बात करते हैं तो अपने कर्तव्यों की बात भी जरूर करें कि वो अपनी सामाजिकता को जरूर सामने लेके आए। जो सामाजिक सरोकार हैं उनको जरूर पूरा करें। ऐसा यदि कहीं बच्चा भटक रहा है तो मेरे बुजुर्ग और मेरे जो युवा बच्चे हैं जो इस तरफ नहीं है, वो उन भटके हुए बच्चों पे जरूर नजर रखें। और ऐसा कोई घिनौनी हरकत हो रही है कि उनको इस दलदल की तरफ धकेला जा रहा है तो उसके बारे में भी हमारी पुलिस को जरूर सूचित करें
और या हमें बताएं, ताकि हम अपनी युवा शक्ति का जो पूरा ताकत है इस समय का, उसका भरपूर उपयोग कर सकें अपने समाज को उन्नत करने में और अपनी संस्कृति को बचाने में। आपने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पे की, रंगमंच में आप रही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते आपने बहुत दमदार काम किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं आप, कुछ वर्षों से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में आपका जब कार्यकाल समाप्त हो, उससे पहले हरियाणा की महिला के लिए और क्या क्या कर जाने की आपके मन में इच्छा है? कुछ इस तरह का कोई खाका, कोई स्वप्न, कुछ विचार जरूर आपके मन में कौंधते होंगे। मैं चाहूंगा चलते चलते वो सपना भी आप अपना अगर हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकें। मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और हम उसके वायरस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आज हम उसी वायरस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार इतने विकास के कार्य कर रहे हैं, इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, इतना, और वो हमारे भारत में भी नंबर 1 के ऊपर आने के लिए आर्थिक रूप से और हर तरह से आगे है। लेकिन कौन सी ऐसा एक ये धब्बा हमारे यहाँ आ रहा है जो कि उसको कहीं पीछे धकेल के इन चीजों को हाईलाइट किए जा रहा है हमारे मीडिया के द्वारा भी और हमारे बाकी दूसरे सब लोगों के द्वारा भी। हम उस वायरस को ढूंढने की कोशिश में हैं और इसके लिए हमने जाना है कि हम बच्चों में जाएं, स्कूल्स में जाएं, हम विश्वविद्यालयों में जाएं, अपने युवाओं के बीच में जाएं। हमने कुछ टॉपिक्स चुने हैं जो हमने वहां दिए हैं, हम उनके विचारों को जानना चाहते हैं और उसके बीच में से जो एक घृत निकलेगा, जो मक्खन निकलेगा, जो एक सुझाव आएगा, हम उस पे कार्य जरूर करना चाहेंगे। और ये जो हरियाणा पे आ रहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या हो रही है या रेप हो रहे हैं या अत्याचार हो रहे हैं, इन सब चीजों से हमें निजात मिल पाएगी, ये मैं जरूर करना चाहूंगी। और इसके लिए हमने काम शुरू भी कर दिया है। 2-3 विश्वविद्यालयों से मेरे पास सुझाव भी आए हैं और सिर्फ यहीं से नहीं, हमें बाहर के भी कई राज्यों से हमारे जो बौद्धिक लोग रहे हैं उन्होंने हमारे पास भी अपने सुझाव भेजे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं और उनके पास भी ऐसे कोई अमूल्य विचार हैं, सुझाव हैं, जो हमारे हरियाणा को फिर उसी हरियाणा के गौरव को हम बहाल कर पाए, सामने लेके आए, तो उसके लिए मैं उनके भी विचार जरूर जानना चाहूंगी। वो हमारे पास भेज सके तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी होना चाहूंगी और उनको मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी। सुश्री सुशीला शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग, हेलो सिरसा के इस विशेष अंक में अपने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद और तुरंत फुरत दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करके आपने यहाँ आना स्वीकार किया और ढेर सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।